विद्यार्थीगण ध्यान दें, पिछले भाग में आप लोगों ने 13 पाठ नहीं 12 पाठ को पढ़ा। 12वां पाठ था कैदी और कोकिला, माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कैदी और कोकिला पाठ को आप लोगों ने पढ़ा था। और उसके संपन्न होते ही 14वें पाठ की बारी इसलिए आ गई कि ग्राम श्री शीर्षक काव्य जो है सुमित्रानंदन पंत जी का, वह पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। वह पुराने पाठ्यक्रम में था, पिछले 2 वर्षों से नहीं है। तो नए पाठ्यक्रम में 12 के बाद आपका 14 पाठ ही होता है और 14वां मैं पढ़ा दूंगा। उसके बाद मात्र बच जाएगा कुल पाठ 3 ही बचेगा काव्य में, 15, 16 और 17। मेघाय यमराज की दिशा बच्चे काम पर जा रहा है। मात्र 3 काव्य पाठ आपके पास बचेगा पढ़ने के लिए। तो मैं 14वें पाठ को लेकर प्रस्तुत हूँ। चंद्रगहना से लौटती बेल शीर्षक है। चंद्रगहना से लौटती बेल केदारनाथ अग्रवाल जी का है, रचयिता है केदारनाथ अग्रवाल। संक्षिप्त रचनाकार परिचय को आप लोग पाठ्य पुस्तक से, मूल पाठ्य पुस्तक से पढ़ेंगे। NCERT का जो बुक होगा उसी से तब तक आप जान पाएंगे, वो ठोस जानकारी मिलेगी आपको। इस काव्य पाठ में कवि का प्रकृति के प्रति गहरा लगाव दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो प्रकृति प्रेमी है कवि, साथ साथ किसान मन वाले भी हैं। इनका किसान हृदय जो है, चंद्रगहना गांव से लौटते वक्त जो रास्ता होता है वो खेतों का रास्ता होता है, खेत के मेड़ों का रास्ता है, और उसी से यह गुजर रहे होते हैं। और इनका किसान हृदय कहीं न कहीं, इनके अंदर किसान वाला हृदय जो है, इनको अचानक रोक कर फसलों को निहारने, देखने, समझने के लिए विवश करता है। और कभी एक खेत की मेड़ पर बैठ जाते हैं और बारी बारी से सारे फसलों को निहारते हैं, प्रकृति के तमाम दृश्यों को देखते हैं और अपने पाठकों को बताते हैं अपनी भाषा में। वही है चंद्रगहना से लौटती बेल। तो आइए, कवि कल्पनाओं में है ना, राई को पहाड़ भी बनाते हैं, यह आपको पहले से पता है। कल्पनाओं के धनी होते हैं कवि। कल्पनाओं के मामले में यह काफी धनी होते हैं, शब्दों के मामले में धनी होते हैं, अलंकार के मामले में धनी होते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रकृति के आंगन में जो लगे हुए फसल हैं, कवि को किन रूपों में दिख रहे हैं। प्रकृति की नजरों से देखते हैं, कवि की नजरों से देखते हुए पढ़ते हैं इसको। देख आया चंद्रगहना, कवि कहते हैं कि मैं देख आया चंद्रगहना, चंद्रगहना नामक गांव को तो मैं देख आया। देखता हूं दृश्य अब मैं एक नया दृश्य देख रहा हूं। देखता हूं दृश्य अब मैं, कौन सा दृश्य? मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। कहां से देख रहा हूं? तो मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। खेत की इस मेड़ पर बैठकर अकेले मैं अब एक दूसरा दृश्य देख रहा हूं। इस दृश्य में क्या नजर आता है कवि को? तो एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। एक खेत में ध्यान देते हैं कवि, एक खेत की फसल पर, तो दिखता है उन्हें कि हरा भरा छोटी आकृति वाला चने का पौधा लहलहा रहा है। और वो किस स्थिति में दिख रहा है? तो अब उसके ऊपर फूल लग गए हैं, उसके शीर्ष भाग पर फूल लगे हुए, कली लगी हुई है फूल की। प्रस्फुटित फूल नहीं है, बल्कि बंधी हुई कली है। और कली का बंधाव, कली का कफाव इस कदर है कि जैसे मानो कोई पाग सिर पर बांधता है, कस के खींच करके कपड़े को, है ना, मुरेठा बांधता है, उस कदर दिख रहा है।
और चूंकि चने का फूल गुलाबी रंग का होता है, इसलिए गुलाबी मुरेठा दिख रहा है कवि को। एक बीते के बराबर यह हरा ठीकना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। एक बीते के बराबर है इसकी लंबाई या ऊंचाई चने के पौधे की। तो ठीकना किसे कहा जाता है? बौने का ही दूसरा शब्द है ठीकना, बौना का समानार्थी शब्द है, मतलब नाटा है, बौना है, ठीकना है। तो छोटे कद वाला यह पौधा, चने का पौधा, जिसकी ऊंचाई लगभग 1 बीते की है, 9 इंच की है, तो 1 बीते के बराबर यह हरा ठीकना चना बांधे मुरेठा शीश पर, अपने शीश पर यानी अपने शीर्ष पर, यानी अपने शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से पर यह लग रहा है कि गुलाबी रंग का एक मुरेठा बांधे हुए है। तो दरअसल में यह मुरेठा नहीं बांधे हुए है, दरअसल में यह गुलाबी रंग की कली को धारण किए हुए है। फूल निकलने से पहले जो कली होती है बंधी हुई होती है, कसी हुई होती है, इसलिए मुरेठा की मानिंद नजर आ रही है कवि को, और गुलाबी रंग की है, इसलिए गुलाबी रंग के मुरेठे की बात यहाँ कवि ने किया है। आइए, सजकर खड़ा, और यह गुलाबी रंग के पाग को लगता है बांध उन करके एकदम सज धज करके तैयार होकर के तैयार मुद्रा में खड़ा है, दिख रहा है। 1 बीते के बराबर यह हरा ठीकना चना बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सजकर खड़ा, सज धज कर खड़ा दिख रहा है। पास ही मिलकर उगी है, और इसके पास ही, इसके बगल बगल में ही, इर्द गिर्द में ही, यानी साथ साथ ही कुछ दूरी पर एक और पौधा नजर आ रहा है कवि को। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, यह पौधा है अलसी का, अलसी को तीसी भी कहते हैं। यह तैलीय पौधा है, तैलीय फसल है। सरसों, तीसी यानी अलसी एक साथ इसकी खेती होती है एक ही मौसम में। आइए, तो पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली। अब हठीली शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया कवि द्वारा क्योंकि चने के साथ साथ, यहाँ चना तो फिर वहां अलसी, फिर चना, फिर अलसी, यानी साथ साथ बराबर बराबर रूप से चने के साथ अलसी भी दिख रही है। इसलिए लगता है कि हठधर्मिता अपनाए हुए अलसी भी अपने को प्रस्तुत कर रही है कि हम भी किसी से कम नहीं। तो पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली, कमर की है लचीली। यह अलसी जो है बदन से पतली है, देह की पतली है, बिल्कुल दुबली पतली है, और पतली होने के कारण इसकी कमर काफी लचीली है। ऐसी लचीली है कि जब पूर्वा हवा बहती है तो पश्चिम की ओर, पछुआ हवा बहती है तो पूरब की ओर, है ना, ऐसे यह बार बार बुलायमान, झुकायमान होती रहती है। तो समझिए यह बिल्कुल साइकिल के स्कोप के बराबर इसका बदन होता है, इतना ही मोटा। तो काफी पतली होती है और लचीली भी होती है। स्वाभाविक सी बात है पतली होने के कारण लचीली होना। तो चलिए, ये जो अलसी का पौधा दिख रहा है, यह ऐसा लग रहा है कि हठधर्मिता अपनाए हुए है कि हम भी चने से कम नहीं हैं, हम चने से अलग क्यों रहें, हमारा भी अस्तित्व है यहाँ पर। चलिए, तो पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली, देह की पतली, कमर की है लचीली। यह देह से, शरीर से पतली है, कमर से काफी लचीली है, दुलायमान है। नील फूले फूल को, और इसके फूल का रंग है नीला, या नीले रंग का फूल अपने सिर के ऊपर धारण की हुई है। यानी प्रत्येक पौधे का, प्राय अधिकांश पौधे का यह स्वभाव होता है ऊपरी हिस्से में फूल देने का, यह उसकी प्रकृति होती है। तो अलसी का पौधा भी अपने ऊपरी हिस्से में, सबसे ऊपरी हिस्से में जो है फूल देता है। तो नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, सिर पर चढ़ाने का मतलब है कि सबसे ऊपरी हिस्से पर यह अपने फूल को धारण की हुई है, जो नीले रंग का है। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर
कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। और शायद यह कह रही हो कि जो भी मुझे छुए, जो भी मुझे टच करे, जो भी मुझे स्पर्शित करे, मैं उसे ही अपना हृदय दान कर दूं, यानी अपना दिल दे दूं, है ना। तो जो भी कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको, जो भी मुझे छुए, है ना, पहली बार मैं उसे ही अपना हृदय दे दूं, दे बैठूं। और सरसों की न पूछो। और दूसरे खेतों में सरसों का भी लहलहाता फसल नजर आ रहा है। सरसों भी फूल चुका है इस वक्त। सरसों के पौधे में भी, सरसों के पौधे के ऊपरी हिस्सों में भी फूल लग चुके हैं और उनके फूल की कली नहीं बल्कि उनके फूल प्रस्फुटित हो चुके हैं, पूर्णतः पीले पीले दिख रहे हैं। तो पीले दगदग फूल दिखने के कारण ऐसा लगता है जैसे सरसों कोई कन्या हो, कोई युवती हो और अब उसने अपने हाथ पीले कर लिए हों, है ना, यानी अब ब्याह रचा रही हो यह युवती। और शायद इसी की ब्याह की खुशी में, इसी के विवाहोत्सव में ये फाल्गुन महीना फाग गाता हुआ प्रस्तुत हो चुका है और चारों ओर वातावरण में रोमांच ही रोमांच का साम्राज्य। आइए तो और सरसों की न पूछो, इसकी तो बात ही अनोखी है, इसकी तो बात ही अलबेली है। हो गई सबसे सयानी, या इन सारे फसलों में सबसे सयानी हो चुकी है, तभी तो हाथ पीले कर लिए हैं। ये तो हाथ पीले कर लिए हैं, इसका मतलब कि वो पीले पीले रंग के जो फूल हैं वो पूर्णतः प्रस्फुटित हो चुके हैं, यानी इन लोगों के फूल की कली लगी हुई है इनके ऊपर, तो इसके फूल प्रस्फुटित हो चुके हैं। ये सबसे सयानी दिख रही है, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी। ऐसा लग रहा है कि हाथ पीला करके ब्याह मंडप में पधार चुकी है ब्याह करने के लिए, ब्याह रचाने के लिए। और इसी की खुशी में शायद फाग गाता मास फागुन आ गया है आज, जैसे फाग गाते हुए, फाग का गीत गाते हुए, यानी होली का गीत गाते हुए ये फाल्गुन का महीना प्रस्तुत हो चुका है प्रकृति के आंचल में। देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा, देखता हूं मैं कि स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। और इस प्रकार प्रकृति का प्रेम अंचल, अनुराग का अर्थ होता है प्रेम, ये प्रेमांचल हिल रहा है, अनुराग अंचल हिल रहा है। चारों ओर मनभावन दृश्य है, मनोहारी दृश्य है, रोमांच ही रोमांच फैला हुआ है। आइए तो इस वीडियो में यहीं तक मैं संपन्न करता हूं, क्योंकि एक वीडियो में समाप्त होने वाला है नहीं, तो बाकी को अगले वीडियो में मैं पूरा कर दूंगा। संभवतः आधे भाग पर आ गया है। अब कभी दूसरे दृश्य को देख रहे हैं, यहाँ से फिर आगे बढ़ रहे हैं और दूसरे दृश्य को देख रहे हैं और दूसरे दृश्य का वर्णन कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।